ईरान में मुस्तफा को सत्ता परिवर्तन का डर, ईरान में सत्ता के खिलाफ भारी गुस्सा, ईरान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तेज हो गया है। युद्ध अध्ययन संस्थान ISW के हवाले से खबर यह सामने आ रही है। एक और गदर का डर, ईरान में बढ़ा है अत्याचार। अल्पसंख्यकों को शक है कि लगातार उन्हें शक की नजर से देखा जा रहा है। ईरानी सत्ता को विश्वासघात होने का अब शक है। परमाणु अड्डों की जानकारी लीक करवाने का भी जो शक है वो इस्लामिक शासन को है। 28 फरवरी को शुरू हुए युद्ध के बाद स्थिति बदली है। अब हर विरोध प्रदर्शन पर बारीक नजर है। मोसाद का एजेंट बताकर कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। ISW के हवाले से यह जो दावा है वो सामने आ रहा है। तो क्या अब सत्ता परिवर्तन की तैयारी है और क्या इसके पीछे मोसाद के एजेंट्स हैं? क्या इजराइल का हाथ है? ईरान ने स्टारलिंक को पूरी तरह से बैन भी कर दिया है, यह भी खबर आ रही है। स्टारलिंक का इस्तेमाल करने वालों को जेल होगी, यह कहा जा रहा है। ईरान को स्टारलिंक के जरिए जासूसी का शक है। ईरानी न्यूज एजेंसी ISNA के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, स्टारलिंक स्पेसएक्स की एक सैटेलाइट है और इसके जरिए इंटरनेट सर्विस दी जाती है जो हाई स्पीड से चलती है। दुनिया के दर्जनों देशों में स्टारलिंक को एक्सेस हासिल है, लेकिन ईरान में लंबे समय से बैन है और अब कोई भी स्टारलिंक से इंटरनेट चलाता हो पाया गया तो उसे कड़ी सजा होगी। तो ईरान में स्टारलिंक पर नजर क्यों रखी जा रही? क्योंकि जासूसी का शक है। ईरान में 20,000 स्टारलिंक कोवर्ट टर्मिनल के काम करने का शक है। स्टारलिंक कोवर्ट टर्मिनल से इजराइल को भेजी जा रही थी यह जानकारी। IRGC कमांडर की सटीक लोकेशन के लिए जानकारी का इस्तेमाल किया गया। इजरायली हमले से कई महीने पहले टर्मिनल एक्टिवेट हो चुके थे। मोसाद ने स्टारलिंक को सिग्नल इंटेलिजेंस की तरह काम किया है। ईरान का आरोप है ट्रंप के इशारे पर मस्क ने स्टारलिंक सर्विस एक्टिवेट की। स्टारलिंक से इजरायली सेना और मोसाद को ईरान की जानकारी बकायदा मिलती है। यह जानकारी सामने आ रही है। इधर एक और बड़ी खबर, इजराइल में ईरान का जासूसी नेटवर्क, इसको लेकर बड़ी खबर। युद्ध से पहले ईरान ने नेटवर्क को तैयार किया। युद्ध के दौरान ईरान को कई जानकारियां हासिल हुई। द गार्जियन के हवाले से यह बड़ी खबर है। तो देखिए, लगातार ईरान के अंदर यह शक जाहिर किया जाता रहा है कि मोसाद के जो एजेंट्स हैं, इजराइल की तरफ से जो खुफिया एजेंट्स हैं, वो ईरान के अंदर फैले हुए और बड़ी संख्या में जो जासूस हैं वो ईरान की सत्ता के अंदर ही मौजूद हैं। तो इजराइल में ईरान जासूसी नेटवर्क को आप देखिए क्या जानकारी सामने आ रही है। ईरान को जासूसी नेटवर्क के जरिए अहम जानकारियां हासिल है। इजरायली ठिकानों की संवेदनशील जानकारियां बाकायदा लीक की गई हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें सटीक निशाना लगाने में सफल। जानकारी के बदले ईरान ने इजरायली नागरिकों को भुगतान दिया है। पेपॉल और क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसा दिया गया। जासूसों से इजरायली परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या के लिए कहा गया है। ईरानी जासूस बड़ी हत्याओं को अंजाम देने में विफल साबित हुए हैं। द गार्जियन के हवाले से तो इजराइल में भी ईरानी जासूसी नेटवर्क को लेकर पर्दाफाश हुआ है। और मनीष झा इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, देखिए, अभी तक तो यह कहा जाता रहा है कि बड़ी संख्या में जो मोसाद के एजेंट्स हैं वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी कुछ और ही पता चल रहा है, इजराइल के अंदर ईरानी जासूस। बिल्कुल, देखिए, ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के खिलाफ डिफरेंट किस्म के कॉवर्ट ऑपरेशन करते रहते हैं और उसी के तहत ईरान की तरफ से इजराइल में ऐसे बहुत से लोगों को ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या दूसरे तरीके से रिक्रूट किया गया और जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो खुफिया जानकारी दें या कुछ उसी अंदाज में असैसिनेशन अटेम्प्ट लें जैसे मोसाद ईरान में करता है, लेकिन वो बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और इस संदर्भ में इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी ने कई इजरायली नागरिकों को भी अरेस्ट किया था। समय समय पर ऐसी जानकारी मिलती रही है। लेकिन हाँ, अगर आप ये कहिए कि पहले जो लोग इजरायली एसेट्स ईरान में थे वो आज की तारीख में बहुत हद तक एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप से लेकर सब ने बढ़ चढ़कर दावा कर दिया। उससे बहुत हद तक जो प्लान था उसको एक्सपोज करके रख दिया था कि हमारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, फलाने को हथियार दे रहे हैं, तो इस तरीके से हम मॉनिटर कर रहे हैं, उस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। तो ईरानी रिजीम के पास ये मौका हो गया जब वो एक तरह से कहें आप सफाई अभियान के तहत चुन चुन कर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, उनको सजा देना, उनको मारना, जो कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली
इनडायरेक्टली इजराइल से या अमेरिकन एजेंसियों के साथ ईरान में रहकर कनेक्टेड थे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आज का जो ईरानी रिजीम है वो 28 फरवरी के ईरानी रिजीम की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है। तो अगर कोई ISW या फिर किसी भी तरह की वेस्टर्न मीडिया ये सोचती है कि अब किसी तरह के स्टेज मैनेज प्रोटेस्ट से रिजीम चेंज होगा, तो अब कम से कम वो नहीं होने वाला है। बिल्कुल। और हमने देखा भी अली खामनेई को सुपुर्द खाक जब किया गया, उनकी अंतिम विदाई हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में जो ईरानी लोग हैं इस्लामिक शासन के पक्ष में समर्थन में खड़े भी नजर आए। एक और बड़ी खबर, ईरान की मशहद में खामनेई सुपुर्द खाक हुए। मशहद में 70 लाख लोगों के जुटने का दावा, 7 दिनों में 3.5 करोड़ लोगों के जुटने का दावा किया गया। खामनेई का पैतृक शहर है मशहद और यहीं पर अली खामनेई का जन्म हुआ था, जहां उन्हें सुपुर्द खाक भी किया गया है। 7 दिन में 3.5 करोड़ के जुटने का दावा किया गया है। तो क्या ये जो संख्या है, ये जो समर्थन है, इसके बाद ईरान का जो इस्लामिक शासन है उसे और ज्यादा ताकत इजराइल और अमेरिका के खिलाफ किसी भी रणनीति को तैयार करने में मिले। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और सुपुर्द खाक के दौरान रो पड़े लोग, काले कपड़े पहनकर मातम मनाया है। सुपुर्द खाक के दौरान महिलाएं भी शामिल हुई हैं, रोती हुई नजर आई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, जनाजे को आखिरी बार देख लेने के लिए किस कदर लोगों की जो भीड़ है, ये देखिए छूने की भी जो बेताबी वो नजर आ रही है। जो लोग यहां पर अंतिम विदाई के दौरान इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। और मशहद में जहां पर पूर्व सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्ला अली खामनेई को सुपुर्द खाक किया गया, इसके बाद इस दौरान ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए, इजराइल के खिलाफ नारे लगाए गए और एक तरह से जो इस्लामी कट्टरपंथ और ज्यादा हावी होता नजर आ रहा है। क्या बदला लिया जाएगा? एक और बड़ी खबर, अंतिम विदाई के वक्त अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली है। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिवर्स फेशियल रिकॉग्निशन से भीड़ पर निगरानी की गई। साउंड सेंसर का भी इस्तेमाल किया गया ताकि अगर कोई भी गलत पाया गया, कोई भी ऐसा पाया गया जिस पर शक है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ईरान की जनता में अमेरिका के खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है। अमेरिका ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी हुई है, ट्रंप मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं। और आपको बता दें कि लाल झंडे भी, जो कि बदले का प्रतीक है, वो भी लहराए गए। और एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। इजरायली खुफिया एजेंसियों का दावा, ट्रंप की हत्या करना चाहता ईरान, इस बात का दावा किया जा रहा है। हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी ऐसे दावे हुए हैं। इजराइल ने अमेरिका को खुफिया जानकारी दी है। WSJ की रिपोर्ट में यह बहुत बड़ा दावा किया गया है। तो इजराइल से पर्दाफाश, ट्रंप को मारना चाहता है ईरान। दावा क्या है? ईरान ने नए सिरे से ट्रंप की हत्या की साजिश को रचा है। इजरायली खुफिया एजेंसी ने US को जानकारी दी है। खामनेई और सुलेमानी का बदला लेना चाहते हैं ईरान, ये WSJ के हवाले से कहा जा रहा है। ट्रंप ने भी बाकायदा पुष्टि की है कि मैं ईरान के हिटलिस्ट में टॉप पर हूं। जरूरी बात क्या है? इजराइल के दावे के बाद फिर बड़े युद्ध की आशंका काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो यह दावा हालांकि पहली बार नहीं है, पहले भी हुआ है, लेकिन क्या एक बहाने के तौर पर भी अमेरिका देख रहा है ताकि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ट्रंप ने भी कल कुछ ऐसा ही दावा किया था। उन्होंने कहा था कि वो ईरान के हिटलिस्ट में नंबर 1 पर है। और मनीष, मुझे एक बात बताइए, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि पहली बार दावा किया गया, कोई नई बात नहीं। इसके पहले भी दावा किया गया, पहले जो हमले भी हुए डोनाल्ड ट्रंप पर, उसके पीछे भी ईरान का हाथ होने की बात कही गई। बस ये है कि इस बार इजराइल की तरफ से भी ये बात बताई गई है। लेकिन सवाल है कि क्या इतना आसान है डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करना, या फिर एक बहाने के तौर पर देखा जा रहा है इसको कि ईरान के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की जाए? बिल्कुल, देखिए, वैसे तो अमेरिका बड़े गर्व से ये कहा करता था कि उनका जो राष्ट्रपति है वो धरती पर सबसे अधिक प्रोटेक्टेड है। और वो भी, ये भी बात सही है कि अमेरिकन राष्ट्रपति हमेशा से दुनिया भर के आतंकी संगठनों से लेकर अमेरिका के तमाम दुश्मन देशों के हिट लिस्ट में होते रहे हैं। तो कोई ऐसी नई बात नहीं है कि ये ट्रंप के लिए थ्रेट था। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप बार बार ये बात कह रहे हैं और अब ये सब जानकारी अमेरिकन मीडिया के माध्यम से दी जा रही है कि इजराइल ने उनको ये जानकारी दी, या ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि मैं देखो इस लिस्ट पर हो, तो आपका कहना सही है कि बहुत हद तक ये एक तरह से कहें तो लॉजिक गढ़ा जा रहा है। और इसका परिणाम मुझे लगता है कि बहुत जल्द ट्रंप कन्विंस हो जाएंगे कि ईरान के खिलाफ जो लड़ाई है वो फिर से शुरू की जाए। क्योंकि आप देखिए, अभी तक ट्रंप अपने पॉलिटिकल रीजन से या जो भी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्रेशर है उसकी वजह से इस युद्ध को रोके हुए हैं।
लेकिन दोबारा से युद्ध शुरू करने के लिए अगर ट्रंप पूरी तरह से कन्विंस हो जाएंगे तो उसमें एक बड़ा कारण ये भी होगा। लेकिन इन सबसे अलग मेरी चिंता एक और भी है कि ट्रंप के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो ईरान के साथ जंग चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि ये कहेंगे ईरान मुझे मारना चाहता है, ईरान मुझे मारना चाहता है, और एक दिन ये मारे चले जाएंगे और ईरान को ब्लेम कर दिया जाएगा और लड़ाई शुरू होगी। तो मतलब हमारे दर्शक भी उस इशारे को समझ रहे हैं। तो ट्रंप को अपने आसपास के लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है, बजाय ईरान से को खाली देखते रहने की। बिल्कुल, ये भी आपने बड़ी बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस पूरी जानकारी के लिए और इस बातचीत। बड़ी खबर क्या है, रूस के अज़ोव ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है। यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया है, पूरी रिफाइनरी जलकर खाक हो गई है। ये देखिए आप, तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से रूस की ऑयल रिफाइनरी पर हमला, रूस के अज़ोव ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक किया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया है। आपको कुछ दिन पहले तस्वीर भी दिखाई थी कैसे यूक्रेन ना सिर्फ कामयाब हो रहा है इन हमलों में, बल्कि इस कदर ऊर्जा ठिकानों पर हमला करके नुकसान पहुंचाया है कि एक तरह से पेट्रोल, डीजल, ऊर्जा जो संकट है वो भी इस वक्त रूस के अंदर महसूस किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें वहां पर गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप पर नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, हमले के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, आसमान तक उठा है काला धुआं। रिफाइनरी में काम करने वालों को बचाया गया। ये देखिए आप, रिफाइनरी पर जो हमला किया गया उसकी एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अज़ोव ऑयल रिफाइनरी पर यह अटैक, यूक्रेन के ड्रोन की हमले की तस्वीर आपके सामने, और उसके बाद किस तरह से धमाका होता है, आग लग गई, काफी दूर तक धुआं और आग की लपटें उठती हुई नजर आई हैं। और एक और बड़ी खबर, रूस के 2 फ्यूल डिपो पर भी हमला हुआ है। दोनों फ्यूल डिपो पर ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने भी किया है यूक्रेन पर पलटवार। रूस ने यूक्रेन पर 137 की संख्या में ड्रोन दागे। ये देखिए आप, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो प्राइम टारगेट है यूक्रेन का वो रूस के ऊर्जा ठिकाने हैं। इधर रूसी रिफाइनरीज पर 158 हमले कर चुका है यूक्रेन, यह खबर आ रही है। रूस की 33 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज में 24 जो है संख्या में उन पर हमले हो गए। 2026 की पहली छमाही में हमलों की रफ्तार बढ़ी है। रूसी रिफाइनरियों पर करीब 194 ड्रोन अटैक हुए हैं। बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है ज़ेलेंस्की ने इन हमलों से। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लंदन की सड़कों पर मचे गदर की। देखिए खबर क्या है, लंदन के एजवेयर रोड में आधी रात जमकर हंगामा हुआ। फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को की हार के बाद यह बवाल हुआ। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में मोरक्को समर्थकों ने उपद्रव मचाया है। जश्न और विरोध के बीच माहौल हिंसक हो गया। फीफा विश्व कप 2026 के क्वार्टर फाइनल में फ्रांस ने मोरक्को को 2-0 से हराया। उसके बाद जो मोरक्को के फैंस थे वो किस तरह से हिंसक हो गए, जमकर बवाल मचाया, उपद्रव किया है, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को भी तैनात करना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच कई जगह झड़प हुई। ये देखिए आप, उपद्रव के दौरान एक पुलिस अधिकारी घायल हुआ। घायल अधिकारी को अस्पताल ले जाना पड़ा। ये लंदन की तस्वीरें आप देखो। और वहीं पुलिस पर बॉटल और नुकीली चीजें भी फेंकी गई हैं। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया। कई प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर जाम लगा दिया। सड़क पर आतिशबाजी और पटाखे चलाए गए। देखिए मोरक्को के वो फैंस जो कि इस बात से बहुत दुखी थे कि फ्रांस से हार झेलनी पड़ी फीफा वर्ल्ड कप के मैच के दौरान, और फिर कैसे लंदन की सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की है, विरोध में हमला किया है पुलिस पर। यह देखिए आगजनी। लंदन की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। इससे हालात सामान्य करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ गया। ये देखिए आप, लंदन में हिंसा हुई तो फ्रांस की जीत के बाद पेरिस में शांति बनी रही। तो ये देखिए अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाना पड़ा क्योंकि हालात बहुत तेजी के साथ खराब हुए। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। मोरक्को के जो फैंस वो इस कदर गुस्से में थे कि वो पुलिस से भिड़ गए। अतिरिक्त पुलिस को बुलाना पड़ा। फीफा वर्ल्ड कप में हार के बाद मोरक्को के फैंस काफी आक्रोशित हो गए, आग बबूला हो गए। उन्होंने सड़कों पर उतर के जमकर उत्पात मचाया। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। खबर स्पेन से है। दक्षिण स्पेन के लॉस गैलाडोर्स जंगल में भीषण आग लगी। अल्मेरिया प्रांत के बेदार में 12 लोगों की मौत हुई। 12 में से 4 लोगों के शव गाड़ियों में पाए गए। आसपास के इलाकों में तेजी से फैल रही है यह आग। ये तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। स्पेन में जंगल की आग के बाद कैसे हाहाकार मचा हुआ है। दक्षिण स्पेन की ये
तस्वीरें हैं जहां पर लॉस गैलाडोर्स के जंगल में भीषण आग लगी। अल्मेरिया प्रांत के बेदार में 12 लोगों की मौत भी हुई है। और एक और बड़ी खबर, आग पर काबू पाने के लिए 150 दमकल कर्मियों को लगाया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग बुझाने की कोशिश की गई। 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होने की वजह से भी बड़ी दिक्कत हुई है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। तूफानी हवाओं की वजह से तेजी के साथ स्पेन में जंगल की आग फैली है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज ने कहा है जंगल की आग को बुझाने का काम जारी। ये देखिए, तो स्पेन में जंगल की आग किस तरह से हाहाकारी साबित हुई है। कई लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई, 3900 एकड़ इलाके में अभी तक आग फैल गई है। रिहायशी इलाकों तक भी आग पहुंच गई है। अब खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। सिर्फ जंगल नहीं बल्कि अब ये देखिए आप, रिहायशी इलाके भी चपेट में आ रहे हैं। कितनी भयावह ये तस्वीरें। स्थानीय लोग खुद ही आग को बुझा रहे हैं, लेकिन आग काबू में नहीं आ रही। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। और अब खबर आपको दिखाते हैं चीन से, जहां पर बारिश के बाद लोगों की जिंदगी बहुत ज्यादा मुश्किल में है। खबर क्या है, तूफान मिसाक की वजह से दक्षिणी चीन में भारी तबाही हुई। ये देखिए आप, भारी बारिश के बाद गुआंगशी प्रांत में बांध टूट गया। बांध टूटने के बाद नानिंग शहर में बाढ़ आई है। कुछ ही घंटों में सड़कें गलियों में सैलाब बहने लग गया। तस्वीरें आप देखिए चीन की। तो आप देखिए मेसाक तूफान के बाद किस कदर बाढ़ भी आई है। और उसके बाद दूर दूर तक कई किलोमीटर में जो इलाके हैं वो इस तरह से बाढ़ की चपेट में, सैलाब की चपेट में आ गए हैं। गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही हैं। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। 40 लोगों की मौत। और मेसाक तूफान की वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है चीन में। बारिश के बाद अभी तक 40 लोगों की मौत हुई। ये देखिए आप, बेहद ही भयावह ये तस्वीरें हैं। गुआंगशी इलाके से 1,30,000 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 8,000 बचाव कर्मियों को रेस्क्यू काम में लगाया गया। बचाव में 5,700 नाव तैनात की गई। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए। छत पर एक शख्स खड़ा हुआ है और बचाव के लिए वो चिल्लाता हुआ नजर आ रहा है। और आसपास आप देखिए कितना भयावह ये मंजर है। सैलाब किस तरह से उफान मारता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ से घिरा ये घर, इसकी छत पर ये शख्स खड़ा है। अभी फिलहाल कहीं से भी मदद के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। हालात बहुत ज्यादा खराब है। 40 लोगों की मौत हो गई। गाड़ियां बह गई, कई घर चपेट में आ गए, घर बह गए हैं। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। और दक्षिणी गुआंगशी में 10 से 40 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 60,000 से ज्यादा घरों में बिजली कट गई है। हेंगझोउ नाम का शहर कीचड़ और मलबे से भर गया। तो ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने है। मेसाक तूफान का क्या असर हुआ है। दक्षिणी गुआंगशी में 10 से 40 सेंटीमीटर बारिश, 60,000 से ज्यादा घरों में बिजली कट गई है। हेंगझोउ है, वहां पर मलबा और कीचड़ नजर आ रहा है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने, बेहद भयावह हालात। और गुइगांग शहर के स्कूल में कैसे 10,000 छात्र फंस गए, ये एक और तस्वीर है। मेसाक तूफान के बाद जो हालात हुए, घंटों की मशक्कत के बाद छात्रों को बचाया गया। नदियों के उफान पर आने से परेशानी बढ़ी है। यह तस्वीर आपके सामने दक्षिणी चीन की है। भारी बारिश और तूफान ने कैसा कहर बरपाया है। और एक और बड़ी खबर, चीन के गांसू प्रांत में भीषण बाढ़। आधी रात शहरों में घुस गया बाढ़ का पानी। यह देखिए आप, लोगों के घर, सड़कों पर पानी भर गया। प्रशासन राहत और बचाव के काम में लगा हुआ। और सबसे पहले खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड के श्रीनगर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे संख्या 58 पर फरासू नाम की जगह पर यह लैंडस्लाइड हुआ है। यह इलाका इको सेंसिटिव इलाका है। कई सालों से इस जगह पर पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं। नेशनल हाईवे को ठीक करने के लिए लगातार काम चल रहा है, लेकिन अभी तक इसका कोई नतीजा नहीं निकला।
कई दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से इस इलाके में फिर से लैंडस्लाइड की घटना सामने आई। बड़े बड़े बोल्डर्स और कई टन मलबा सड़क पर आ गया। गनीमत यह रही कि लैंडस्लाइड से पहले ही ट्रैफिक रोक दिया गया था और इससे किसी तरह का कोई नुकसान, कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि लैंडस्लाइड की वजह से घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। यह तस्वीर आप देखिए, ऋषिकेश हरिद्वार चिल्ला रोड पर बहने वाली बिन नदी की है। आमतौर पर इस नदी में पानी ना के बराबर होता है और लोग अपनी गाड़ियों से इधर उधर जाते हैं, लेकिन इन दिनों नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया और इसी दौरान एक स्कूटी सवार ने नदी को पार करने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल में फंस गया। सैलाब में स्कूटी बहने लगी, लेकिन तब तक वहां पर कुछ लोग पहुंच गए जिन्होंने स्कूटी सवार को पानी में बहने से बचा लिया। और अगली तस्वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है। यहां पर चिन्यालसी सौड़ में अचानक से सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया। मिट्टी, पत्थर, चट्टान सड़क पर आ गिरे और इस दौरान वहां से एक कार गुजर रही थी। खतरे का आभास होते ही कार सवार ने ब्रेक लगा दिया। ये देखिए आप। तो ये तस्वीर आपके सामने उत्तरकाशी की है। बरसात के बाद कैसे जो पहाड़ है वहां से मलबा गिर रहा है, लैंडस्लाइड की घटना हो रही है और पहाड़ का एक जो बड़ा हिस्सा है वो नीचे सड़क पर कैसे आकर गिरा है। ये देखिए आप, तस्वीर आपके सामने। लैंडस्लाइड से जान जाने का भी बड़ा खतरा है। पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा नीचे गिर रहा है, सड़क पर आ रहा है। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के 3 देशों के दौरे की। और प्रधानमंत्री मोदी अब ऑस्ट्रेलिया के बाद न्यूजीलैंड पहुंच गए हैं, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। ये देखिए आप, तस्वीरें आपके सामने। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के दौरे के बाद अब प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का किस तरह से शानदार तरीके से स्वागत किया गया गर्मजोशी के साथ, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब प्रधानमंत्री का स्वागत हुआ है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया है। ये देखिए आप, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री खुद पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का। और वहीं इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में आज प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे। तस्वीर आपको दिखाते हैं, देखिए आप तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ नजर आए, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान स्टीव वॉ से भी मुलाकात की है। मैदान में पहुंचे युवा खिलाड़ियों का जोश बढ़ाया और मौजूद क्रिकेट खिलाड़ियों की जर्सियों पर ऑटोग्राफ भी दिया। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने मार्वल स्टेडियम का भी दौरा किया। ये 6 तस्वीरें। प्रधानमंत्री मोदी ने मेलबर्न में अपने संबोधन में दोनों देशों के संबंधों के साथ साथ खेल पर भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने इस दौरान क्या कहा। एमसीजी में आकर किसी भी भारतीय के मन में 2 भावनाएं एक साथ आती हैं। एक, भारत ऑस्ट्रेलिया मैच का रोमांच, और दूसरा यह एहसास कि दोनों देशों में क्रिकेट केवल एक खेल नहीं, लेकिन एक साझा जुनून है। लेकिन आज यहां कोई लास्ट ओवर फिनिश का प्रेशर नहीं है। आज यहां केवल खेल की खुशी है, हमारी मित्रता की गर्मजोशी है और फ्यूचर चैंपियंस की एनर्जी है। मुझे विश्वास है कि स्पोर्ट्स की तरह हमारी पार्टनरशिप भी हर क्षेत्र में चैंपियन बनेगी। मैं एक बार फिर खेल, युवा ऊर्जा और भारत ऑस्ट्रेलिया मित्रता का एक सुंदर अनुभव कराने के लिए मेरे मित्र प्रधानमंत्री एल्बनीज़ का आभार व्यक्त करता हूं। लेट अस प्ले टुगेदर, लेट अस विन टुगेदर। E20 पेट्रोल को लेकर बड़ी खबर आपको बताएं। E20 पेट्रोल पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है, 3 से 5% तक कम हो सकती है माइलेज।
ये पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कहा गया है 3 से 5% तक कम हो सकती है गाड़ी की माइलेज। E20 से ऊर्जा सुरक्षा, बेहतर इंजन प्रदर्शन का लाभ है, यानी कि इसको अगर बात करें तो गाड़ी के इंजन के लिए बेहतर बताया गया है पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने बयान में। और इसके अलावा E20 से बेहतरीन पिकअप भी मिलता है, यह भी मंत्रालय की तरफ से कहा गया। सालों तक वैज्ञानिक परीक्षण के बाद इसको लागू किया गया। 2006 तक देश के कुछ इलाकों में 5% एथनॉल मिक्स हो चुका था, यानी कि E5 पेट्रोल मिल रहा था। 2022 में 10% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया गया। 2025-26 में 20% एथनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया और अप्रैल से यह पूरे देश भर में अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यह बड़ा बयान जिसमें कहा गया है पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कि जो गाड़ी की माइलेज है उसमें 3 से 5% का फर्क आता है, माइलेज 3 से 5% तक गिर सकती है।